हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में। बायो जियो केमिकल साइकिल्स। देखिए, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट कैसे? तो हमने इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ बायोम्स, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताया था कि ये जो लाइफ है, इकोसिस्टम जो है ना, तो वो सिस्टम क्यों बना हुआ है पता है? वो सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि चीजें बैलेंस्ड हैं। अब चीजें बैलेंस्ड कैसे हैं ये पता है? चीजें बैलेंस इसलिए क्योंकि एक साइक्लिक वे में इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीजें क्या करती रहती है, बनती है, बिगड़ती है और एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है। तो चीजों का बनना, बिगड़ना है और बैलेंस बना रहना, और वो जो बैलेंस बना रहता है तब एक इकोसिस्टम बनता है और उस इकोसिस्टम में लाइफ एग्जिस्ट करती है। फाइन। तो अब हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकिल्स क्या है? अब साइकिल्स में जैसे आप ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ोगे, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ोगे, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ोगे, अदर मिनरल साइकिल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मल्टीपल साइकिल्स चल रहे होते हैं। साइकिल्स मतलब क्या है कि जीरो से स्टार्ट होकर वापस जीरो तक चीजें आ रही है, जिससे क्या है, जिससे एक बैलेंस बना हुआ है और उस बैलेंस के कारण लाइफ एग्जिस्ट करती है। अभी आप ये टॉपिक को देखते हो तो बायो जियो केमिकल, ठीक है, ये शब्द से नहीं डरना है। इसको अगर हम स्प्लिट करें तो बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब हो गया लाइफ। जियो का मतलब क्या हो गया? जियो रेफर्स टू दी वाटर, एयर, सॉइल ऑन दी अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो भी ये जियोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जियोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, वो सारा सब कुछ जियो हो गया। अब इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि लाइफ जो है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, वो क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में। तो बायो वो लाइफ हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंट इज जियो, और वो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो जो केमिकल इक्वेशन बनती है, जैसे हम देखते हैं वाटर साइकिल जो चलता है, तो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है? वाटर साइकिल में जैसे आप देखोगे तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है आपकी पूरी, उसमें सनलाइट है, इवापोरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है। अलग अलग केमिकल इक्वेशन बन रही है, H2O वाटर वेपर्स बनती हैं, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती हैं, वो फिर क्लाउड फॉर्मेशन और फिर प्रेसिपिटेशन, और वो प्रेसिपिटेशन जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, बायो के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो उस तरह से बायो जियो केमिकल साइकिल्स टॉपिक समझ में आ गया। 50% काम आपका कहां हो जाता है पता है? जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो, 50% काम आपका हो जाता है जब आप टॉपिक को समझ लेते हो। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स समझ में आया? डरोगे तो नहीं। सिंपल चीज है ना कि किस तरह से लाइफ जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रही है, और उस इंटरैक्शन में एक जो साइकिल बनता है जिससे क्या होता है, चीजें बैलेंस्ड रहती है, वो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग साइकिल्स भी इसी साथ में पढ़ देंगे। साइकिल्स में ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे वाटर साइकिल है तो आप पढ़ भी चुके हो पहले प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझाने की भी कोशिश की गई है कि सन जो है, ठीक है, सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स, एंड यू नो दैट। ठीक है। पहले भी काफी बार बताया हमने आपको कि अल्टीमेट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पे? सन है। और सन से जो एनर्जी आ रही है उस पर हर चीज डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जो सोलर इंसुलेशन आती है उससे ही प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट को कोई और खाता है, हम किसी और को खाते हैं, और इस तरह से लाइफ चल रही है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो वो सारा सब कुछ है। अब हाउ, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि सन से जो एनर्जी आ रही है वो फोटोसिंथेसिस को क्या करती है? इनिशिएट करती है। एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं दूसरे, उससे खाना बनता है, और वो हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं, और इस तरह से क्या है, पूरी की पूरी एक कहानी चलती है। फाइन। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो एक बायो जियो केमिकल साइकिल बनते हुए दिख रहा है आपको। कैसे? कि सन जो हो गया तो क्या है, ये जियो का पार्ट हो गया, बायो का पार्ट जैसे अगर आप देखोगे तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म कर रहा है? प्लांट्स। तो एक बायो जियो केमिकल साइकिल बना हुआ है। ठीक है। तो आउट ऑफ द टोटल सोलर इंसुलेशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस, ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन 0.1% इज फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है इसमें? जैसे अगर आप देखोगे तो जितनी एनर्जी आ रही है, क्या पूरी एनर्जी हम यूज कर पा रहे? नहीं। फोटोसिंथेसिस में तो एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन 0.1 जो है वही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। मोर देन हाफ इज यूज्ड फॉर प्लांट रेस्पिरेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज टेम्परली स्टोर्ड और इज शिफ्टेड टू द अदर पोर्शंस ऑफ द प्लांट। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहता है एनर्जी का, तो वो प्लांट ने स्टोर कर लिया है। ठीक है। प्लांट ने स्टोर कर लिया, प्लांट ने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज कर लिया है। तो इस तरह से आप ये पूरी कहानी जो पढ़ते हो कि हाँ इस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इससे क्या सीख रहे हो? इससे हम ये सीख रहे हैं कि हाँ
कैसे सारी चीजें एक साइक्लिक मैनर में चलती है और एनर्जी का फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक एनर्जी का फ्लो देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से ये तो हमने क्या देखा, प्लांट का एक एग्जांपल देखा कि एक लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लांट के जैसे और भी कितनी सारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लाइफ ऑन अर्थ की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो प्लांट से लगा के एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी उस प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है, छोटा से कीड़े के बाद में एक पक्षी है जो उस छोटे से कीड़े को खाता है, ठीक है, हम इंसान हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो लाइफ जो है कितने डाइवर्स फॉर्म में अर्थ के ऊपर देखने को मिलती है आपको, ठीक है। और जैसा वो प्लांट एक साइकिल में काम कर रहा है, किसके साथ में, जियो वाला जो एलिमेंट है, सनलाइट जो होगी, जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए फिर सॉइल भी चाहिए रहेगा, पानी भी चाहिए रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी एक साइक्लिक मैनर में क्या कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एनवायरमेंट के साथ में। तो दीस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन डाइवर्सिटी ऑफ एसोसिएशंस। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ एसोसिएट होते हैं तभी कहीं लाइफ सर्वाइव कर पाती है ना, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। सच सर्वाइवल इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक फ्लोज सच एज फ्लो ऑफ एनर्जी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, हमारा टॉपिक किस तरफ जा रहा है कि जो हमने पीछे एग्जांपल में देखा तो उस तरह से क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है तो डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इसी तरह से क्या चाहिए रहता है, अलग अलग एलिमेंट्स का एसोसिएशन चाहिए रहता है, ठीक है। तो सर्वाइवल क्या है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। दीज फ्लोज शो वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इन डिफरेंट सीजंस ऑफ द ईयर एंड अंडर वेरिंग लोकल सर्कमस्टेंसेस। तो अब क्या है कि फ्लो तो हर जगह हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। जैसे हमने सिंप्लीफाइड व्यू देख लिया कि सन से प्लांट के बीच में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और ऐसा ही फ्लो जो है तो वाटर के केस में भी होता है, न्यूट्रिएंट्स के केस में भी होता है। और ये भी एक फैक्ट है क्या कि हर जगह एक जैसा फ्लो नहीं है, एक जैसा इंटरैक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, ठीक है, पता है ये वाली बात कि क्या कि ट्रॉपिकल रीजन जो रहते हैं अर्थ पे, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मैक्सिमम क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मैक्सिमम क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया से लगा के पेड़ पौधे इंसान तक सब यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है और उसी टेम्परेचर मतलब ह्यूमिडिटी भी है, उसी के साथ साथ में वाटर भी है, ये सारी चीजें हैं। तो ये भी फैक्ट है क्या कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट में क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है। अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक। तो स्टडीज हैव शोन दैट फॉर द लास्ट 1 बिलियन ईयर्स द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर have been composed of approximately the same balance of chemical compounds। अब हम जब एनर्जी के फ्लो की बात कर रहे हैं, हम वाटर के फ्लो की बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स के फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा सब कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक। अब केमिकल कंपाउंड्स हैं, बायो जियो तो हमने देख लिया कि हाँ लाइफ के बीच में और जियोग्राफिक एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है, और उस इंटरेक्शन से जो केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी इकोसिस्टम को चलाए रखती है, ठीक है। तो यहां पे जैसे अब लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि लास्ट 1 बिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें तो इतने लंबे समय में इतनी ज्यादा लाइफ एग्जिस्ट करी होगी इस पूरी अर्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी क्या एक बैलेंस बना हुआ है सारे केमिकल कंपाउंड्स में। फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, फ्लो कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब वो जो केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स में जैसे हम क्या ले लें, कुछ भी ले लो आप, कैल्शियम ले लो, आपको फास्फोरस लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है, आयरन लेना है, तो वो पृथ्वी में क्या है एक तरह से साइक्लिक मैनर में चल रहे हैं। और आप जैसे देखोगे आयरन का इस्तेमाल हम कहाँ देख रहे हैं, आयरन का इस्तेमाल हम देख रहे हैं घर बनाने में, लेकिन उसके अलावा ह्यूमन बींग्स लाइफ के लिए भी तो आयरन की जरूरत होती है, हमारे शरीर में भी तो आयरन होता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, लाइफ के पास हमारे शरीर में जाता भी है आयरन और वो वापस पृथ्वी के पास पहुंच भी रहा है। तो वो बैलेंस कैसे बना हुआ है, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड जो है, ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड का एक बैलेंस कैसे बना हुआ है पिछले 1-2 साल से नहीं, 1 बिलियन ईयर से। अब हम बिगाड़ दे तो कोई पता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बैलेंस बना हुआ है। और ये बैलेंस कैसे बना हुआ है, तो दिस बैलेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इज मेंटेन्ड बाय अ साइक्लिक पैसेज थ्रू द टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो समझ में आ रही है कहानी किधर ले जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि बायोजियो केमिकल साइकिल चल रहा है। बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है, जिसको नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली कि अर्थ के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उन केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। जैसे ऑक्सीजन जो है, O2 जो है, तो O2 का इस्तेमाल करेंगे तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम O2 का इस्तेमाल कर लेंगे तो O2 खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक बैलेंस बना हुआ है वो, और वो जो बैलेंस बना हुआ है ना, तो दिस बैलेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इज मेंटेन्ड बाय द साइक्लिक पैसेज थ्रू द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो हमारे पास आता है और हमारे पास आने के बाद में वो केमिकल कंपाउंड वापस
इन्वायरमेंट में चले जाता है वापस, जो जियो वाला पार्ट है, जियोग्राफिक एलिमेंट जो है, वाटर, ठीक है, एयर, सॉइल, उसमें उसी से हम लेते हैं, उसी को हम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो साइकिल होता है पूरा, इसे बायोजियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पे आप डेफिनेशन देख लो, तो बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है? साइक्लिक मूवमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट आर रेफर्ड टू एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, सिंपल सी चीज है। क्या? साइक्लिक मूवमेंट, साइकिल को मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल का आपने साइकिल बता दिया, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल का केमिकल आ गया। केमिकल एलिमेंट्स तो केमिकल कंपाउंड जो है, मतलब जो भी हम नेचर से ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो हम नेचर को दे रहे हैं, ठीक है। तो हम नेचर से क्या लेते हैं, जैसे O2 का एक एग्जांपल हो गया, H2O का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो वही सारी चीजें, फिर उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी भी किस चीज से बनी है, अलग अलग केमिकल कंपोनेंट से बनी है ना, वो सारी चीजें, प्लांट्स को देख लो, एनिमल्स को देख लो। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरा साइकिल बना रहता है। तो साइक्लिक मूवमेंट, साइकिल का साइकिल आ गया, केमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स मतलब बायो, एनवायरमेंट मतलब जियो, ठीक है। तो ये चारों शब्द से ही डेफिनेशन बन गई है, आर रेफर्ड टू as biogeochemical cycles. Simple, ठीक है। तो the cycle starts by absorbing the chemical elements by the organisms and is returned to the air, water and soil through decomposition. तो ये साइकिल स्टार्ट कैसे होता है कि ये केमिकल एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब करते हैं, हम खाने के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्लांट ने सॉइल से किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट को ले लिया है, ठीक है, किसी प्रकार के केमिकल को ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम प्लांट के थ्रू उस केमिकल को अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। हमने उस केमिकल को अपने पास ले लिया। अब क्या होता है, हम कब तक रखते हैं, जब तक हम जिंदा हैं। हम एक दिन, देखो शरीर नश्वर है, ठीक है, हर इंसान का शरीर खत्म होगा, फिर क्या होगा, फिर डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो हमने मिनरल्स लिए थे, ठीक है, जो हमने केमिकल कंपाउंड्स लिए थे, वो केमिकल कंपाउंड्स वापस कहां पहुंच गए हैं, जियो के पास। तो बायो जियो मतलब आपने क्या है, पहले जियो से लिया, जियो बायो जियो, ठीक है। तो इस तरह से क्या, एक साइकिल बन गया, एक साइकिल बन गया, और उसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। दीज साइकिल्स आर लार्जली एनर्जाइज्ड बाय सोलर एनर्जी। अब जैसे क्या होता है ना कि पूरे साइकिल को चलाने के लिए, अब गाड़ी तो चल रही, गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए रहता है, पेट्रोल। तो वैसे ही इस पूरे साइकिल को ऑपरेट करवाने के लिए एनर्जाइज कौन करता है इसे, ठीक है, तो लार्जली एनर्जाइज्ड बाय द सोलर इंसुलेशन। तो सोलर इंसुलेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहीं से एनर्जी आती है, और वहीं से मतलब वो क्या है, सूर्यदेव। जैसे आप देखोगे ना, माइथोलॉजी जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ साइंटिफिक भी सिखा के जाती है। जैसे क्या कहा जाता है, सूर्यदेव जो है, तो सूर्यदेव एक तरह से क्या करते हैं, सार्थक रूप से चलते रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उनका चलना जरूरी है, उनके चलने से ही दुनिया चल रही है, ठीक है। माइथोलॉजी का पार्ट था, इसको हटा भी दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सोलर इंसुलेशन जो है वो कैसे एक तरह से क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चीज यहां पे चल रही है। क्लियर हुआ? तो आई होप बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपको डाउट नहीं रहेगा किसी प्रकार का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। दो तरह के कौन कौन से हैं, तो एक होता है गैशियस साइकिल और दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। अब देखो गैशियस साइकिल क्या है, तो एनवायरमेंट के अंदर जो गैशियस फॉर्म में जिस तरह से कह सकते हैं, गैशियस फॉर्म में जिस तरह से क्या होता है, आप जैसे ऑक्सीजन की बात करो, O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो वो क्या है, गैशियस फॉर्म में। वो गैशियस फॉर्म में क्या होती है, घूमती रहती है, हमारे शरीर में भी आती है और हमारे यूज में भी आती है, प्लांट्स के यूज में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो, ठीक है। तो एक गैशियस साइकिल चलता है। तो in the gaseous cycle the main reservoir of the nutrients is the atmosphere and ocean। तो ये जो गैशियस साइकिल चलता है, तो गैशियस साइकिल का जो भी केमिकल कंपाउंड रहने वाला है वो उसको स्टोर कहां किया जाएगा, वो कहां मिलेगा आपको, तो मेन रिजर्वायर्स आर एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। एटमॉस्फेयर को तो समझ में आ गया सर कि ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो चलेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ये ओशियन का रोल कैसे आ गया यहाँ पे, तो 2 मिनट के लिए रुको और सोचो क्या हो रहा है कि ओशियन में क्या है, पानी। पानी क्या है, H2O, ठीक है। तो वो H2O लिक्विड स्टेट में आज आपको ओशियन में दिख रहा है, लेकिन वो साइकिल में कैसे काम करता है कि वो H2O इवोपरेट होके जाता है, इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में गया है ना। तो इसी सेंस में कहा गया है कि जो गैशियस साइकिल है, उस गैशियस साइकिल के लिए एटमॉस्फेयर और ओशियन दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजर्वायर का काम करते हैं। समझ में आ रही है चीजें कैसे? तो ओशियन जो है, तो ओशियन क्या है, ओशियन एक तरह से गैशियस साइकिल के लिए, गैशियस साइकिल का एक एग्जांपल जैसे वाटर साइकिल भी हो सकता है। तो वाटर साइकिल फिर क्या करता है, वाटर साइकिल से ही लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो गैशियस साइकिल के मेन रिजर्वायर्स में एटमॉस्फेयर और ओशियन दोनों आ जाते हैं। समझ में आया ना ओशियन क्यों लिखा है? फिर अगर दूसरे साइकिल की बात की जाए, दूसरे बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात की जाए, तो वो है सेडिमेंट्री साइकिल। अब सेडिमेंट्री साइकिल क्या है, तो सेडिमेंट्री साइकिल जो सेकंड टाइप है, द सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है, द मेन रिजर्वायर इज द soil and the sedimentary and other rocks of the earth's crust। तो अर्थ क्रस्ट की जो मतलब यहां पे आप ऐसे समझ लो कि आपने
दो स्फीयर हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कवर कर लिया, तो यहाँ बचा हुआ लिथोस्फीयर पूरा है। तो जो जमीन है सेडिमेंट्री है, और जो दूसरी अर्थ क्रस्ट की जो दूसरी भी सॉइल्स हैं, वो सारी सॉइल्स में जो एक साइकिल चलता है, जैसे अब नाइट्रोजन की हम बात करेंगे, ठीक है, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मिनरल साइकिल की बात करते हैं, चलो कुछ नहीं, तो गोल्ड निकल रहा है, सिल्वर निकल रहा है, सारा जो मिनरल निकल रहा है, तो वो आयरन जो है उसमें, ठीक है, तो वो जो इस तरह के सॉलिड मिनरल्स है वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, वो आपको सेडिमेंट्री साइकिल्स में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि दो बायोजियोकेमिकल साइकिल चल रहे हैं, और इनका इस्तेमाल लाइफ करती है, और इस्तेमाल करने के बाद में वो सारे केमिकल कंपाउंड्स क्या है वापस जियो के पास जाते हैं। तो ऐसे बायो चलता रहता है, ठीक। तो अब हम अगर इस बेसिस पे देखें तो कौन कौन से बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो सकते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, उन्हें एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है ना। तो अब हम उसको सब टॉपिक बाइफरकेट नहीं कर रहे, क्योंकि साइकिल्स में ऐसे बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी ऐसी साइकिल्स भी है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आना था बायोजियोकेमिकल साइकिल का, वो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आया तो बताना कमेंट सेक्शन में। अब जैसे अगर हम देखेंगे कौन कौन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, तो एक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन बिटवीन देम अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, रेफर टू एज द वाटर और हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। तो जैसे अगर हम यहाँ पे समझे चीजों को, तो क्या क्या बताया गया है, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर के ऊपर जैसे जो ओशियंस है, लिथोस्फेयर की बात कर लो, हाइड्रोस्फेयर की बात कर लो, ये सब मिलके अपने बीच में क्या बनाए रखते हैं, सब मिलके अपने बीच में एक पूरा का पूरा एक बैलेंस बनाए रखते हैं। किस चीज का, वाटर का, और वो भी फॉर्म अलग अलग, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो इवापोरेशन, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है, ग्लेशियर्स है, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आते हैं तो सॉलिड फॉर्म भी है, ठीक है, इवापोरेशन और गैसियस फॉर्म भी है, लिक्विड फॉर्म ओशियंस में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये मैंने अपनी फोटो क्यों लगाई है खुद की, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं चैप्टर 13 में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो इसके लिए क्या है बुक में भी ज्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आई एक्सपेक्ट कि आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझ चुके हैं, मतलब ये वाटर साइकिल जो है हमारा, तो इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। अब और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कार्बन साइकिल, ठीक है। अब कार्बन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन साइकिल को अच्छे से समझना। देखो कार्बन साइकिल, ठीक है, मतलब ये वाटर साइकिल में वाटर था, मतलब वाटर ऊपर नीचे हो रहा है, कार्बन साइकिल में कार्बन है, मतलब कार्बन। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि लाइफ जो है ना, लाइफ के लिए एक बहुत बेसिक यूनिट हो जाता है कार्बन। वाटर तो है ही है, ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन कार्बन को जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं अरे कार्बन आ गया, ठीक है, एक नेगेटिव इमेज लेके चल रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव इमेज लेके नहीं चलना है। कार्बन भी क्या है, एक लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है। कैसे, तो आप जैसे समझोगे चीजों को, हम इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक बैलेंस बना रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जैसे जो आपने अभी तक पढ़ा है जियोग्राफी में आगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगी इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारी चीजें होगी, ठीक है, तो वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा जैसे देखोगे तो कार्बन का एक बैलेंस बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों, क्योंकि कोई भी एक चीज ज्यादा बढ़ेगी तो दिखती बात है, आप सीसॉ पे जब आप झूलते हो तो दोनों तरफ बैलेंस रहे ज्यादा बेहतर है, कोई एक ज्यादा रहेगा तो क्या है, दूसरा वाला अपने आप ऊपर ही टंगा रहेगा हमेशा। तो वैसे ही कार्बन साइकिल जो है वो क्या करता है, द कार्बन साइकिल इज मेनली द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके रखना, बैलेंस करके रखने के लिए भी क्या है, कार्बन साइकिल रहता है। कैसे काम करता है, क्या है, पूरी कहानी समझो अब जरा। तो द कन्वर्जन इज इनिशिएटेड बाय फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो आपको मैंने कहा कि कार्बन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये चीज आपको समझना होगी, कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है। हम तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, लेकिन वो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में क्या काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अब बोलोगे सर चिंता खत्म, हम दे देंगे, मतलब प्लांट से ऑक्सीजन ले लेंगे और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, बैलेंस आउट हो गई चीजें। नहीं, इतने आसान नहीं है। देखो क्या होता है, तो कन्वर्जन जो है, कार्बन साइकिल का मेन काम कन्वर्जन ही होता है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो द कन्वर्जन इज इनिशिएटेड बाय फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर through the process of photosynthesis, ठीक है। such conversion result in the production of carbohydrate, glucose, and that may be converted to other organic compounds such as sucrose, starch, cellulose, etc. ठीक है, सुक्रोज शुगर केन में आता है, फिर उससे क्या करती है, शक्कर बनती है। तो देखो कैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल चल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जैसे अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस हुई है, उसके बाद में क्या होता है, उस
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सारी चीजें बने, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है और कन्वर्ट हो गए किस चीज में, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सुक्रोज, स्टार्च, टमाटो के अंदर स्टार्च आ गया, हमारा टमाटो उससे ही बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के होने से। आया समझ में? तो इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या है कि एक पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैंक है ना, उसकी फिक्सेशन होती रहती है, एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। Here some of the carbohydrate are utilized directly by the plant itself। और फिर क्या है कि वो प्लांट जो है, तो जिस प्लांट ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया है ना, वो प्लांट भी तो कुछ अपनी फीस लेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई थी फोटोसिंथेसिस की, उसके चलते जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हुई थी, तो उससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो निकले हैं, उन्हें क्या करता है, प्लांट भी इस्तेमाल कर लेता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ठीक है, बॉडी उसी में नहीं ना। तो उसी तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे देखोगे आप, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, तभी तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड इज रिलीज्ड थ्रू इट्स लीव्स और रूट्स ड्यूरिंग द डे। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चलेगी, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं। कब रिलीज करते हैं? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स हम खुद लेते हैं, देखो प्लांट्स को भी छोड़ो, एक मिनट हम लेते हैं, हम हमारी बात करें, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेक करते हैं, तो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं, तो क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन जाती है अंदर ब्लड में, वो क्या करती है, उन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ती है, ठीक है, ब्रेक डाउन करती है, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के बाद में ग्लूकोज वगैरह जो मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब कोई भी इंटेक करता है, जैसे हम इंटेक करें या प्लांट्स इंटेक करें, तो प्लांट्स भी इंटेक करते हैं, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट इटसेल्फ। तो प्लांट जब कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करेंगे, क्यों? ताकि वो भी ग्रो हो ना। हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, हम ग्रो हो, हमारी बॉडी ग्रो हो। तो वैसे ही प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स को जब लेते हैं, इंटेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उसका ब्रेकअप होगा, उसका ब्रेकअप जब होगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। हमारे अंदर कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, जब उनका ब्रेकडाउन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वैसे ही प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूटिलाइज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं। तो एट टाइम्स दिन के समय में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन तो रिलीज करते ही करते हैं, उसी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई है, लेकिन वो अपने द्वारा इंटेक किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को जब क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी जनरेट करते हैं एनवायरमेंट में। समझ में आया? इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है, इसके लिए बता रहे हैं। फिर क्या है, देखो, द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स बीइंग नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बिकम द पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। और जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं किया है, तो वो क्या बन जाते हैं, प्लांट टिश्यू का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू का पार्ट बन गए। अब आगे बढ़ो, आगे क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे चीजों को डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाया गया है कि फोटोसिंथेसिस हो गई है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स। अब वो प्रोड्यूसर्स जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्लांट रेस्पिरेशन से भी एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 आता है। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 कहां से आता है? एक तो एनिमल रेस्पिरेशन, जो एनिमल्स ने क्या कर दिया है, एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, एक तो वो हो गई है। फिर क्या हो गया उसके बाद में, जैसे अगर आप देखोगे डिकम्पोजिशन होता है, भी आगे और समझ में आएगा, डिकम्पोजिशन, एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। एनिमल के रेस्पिरेशन से होती है, प्लांट के रेस्पिरेशन से होती है, ठीक है। और ये फॉसिल फ्यूल कंबशन जो है, इससे भी क्या होता है, इससे भी एड ऑन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? इससे भी एड ऑन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, एक चीज को समझो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक जाके बता रहा हूँ, लेकिन कनेक्ट करना मजा आएगा। मतलब आपको एनालाइज करता आएगा चीजें कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही हो रहा है, कैसे चीजें काम करती है। हमारी बॉडी जैसे काम करती है ना, उसी तरह से क्या है, ये फैक्ट्रीज भी काम करती है। फैक्ट्रीज कैसे काम करती है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, सब कुछ कैसे होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर, मतलब जैसे आप देखोगे तो जो भी उनके पास कंपाउंड रहता है, पेट्रोल है, तो उसके कंबशन में क्या होता है, उसके कंबशन में वो ब्रेकअप जो होता है ना, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकअप होता है, तो हम बाहर से ऑक्सीजन लेके ब्रेकअप करते हैं, उसको ग्लूकोज में बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर भी जो भी पेट्रोल है, डीजल है, उसका जब कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स और फैक्ट्रीज एक तरह से काम कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आप स्टेट ऑफ नेचर में जाओगे, स्टेट ऑफ नेचर मतलब कि जब पुराने समय में जब फैक्ट्रीज थी नहीं, ठीक है, तब क्या था कि जानवर थे, ठीक है, और इंसान थे, इंसान भी कम थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर ऐड कर रहे थे, लेकिन उसको फिक्स करने के लिए उतनी हरियाली थी, उतना हरा भरा प्लांट्स था, सब कुछ था, तो वो फिक्सेशन चलता रहता था, बैलेंस बना रहता था। साइकिल, इतने साइकिल को अगर देखोगे ना, तो बैलेंस बना हुआ है।
लेकिन अगर यही साइकिल में जब फैक्ट्रीज ऐड होगी तो आपने क्या कर दिया है कि मतलब ये कमाने वाला पहले एक था, खर्च करने वाला एक था, अब क्या है कमाने वाला अभी भी एक है, खर्च करने वाले दो बढ़ गए, ठीक है, और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कारण से बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है, उस कारण से बैलेंस बिगड़ता है और ये हमें सोचना पड़ेगा ऐसी चीजें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सोच लिया तो इसका मतलब सारी फैक्ट्रीज बंद करा दो, नहीं, अल्टरनेटिव निकालो, आप प्लांट्स को भी तो बढ़ाओ, क्यों, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। वो जो साइकिल चल रहा है ना, उस साइकिल को फिक्स करने में प्लांट्स की एक बहुत अहम भूमिका है, और वो साइकिल अगर बैलेंस्ड वे में चलेगा तभी सही है, ठीक है, बैलेंस जहां बिगड़ेगा वहां नुकसान होना तय है। समझ में आ रही है चीजें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, भावनाओं में बह गए। अब आगे क्या है, तो इतना समझ में आया किस तरह से कार्बन साइकिल काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्वायरमेंट में उसका फिक्सेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, उसका कन्वर्जन कैसे हो रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक। फिर आगे और जैसे देखोगे तो दी प्लांट टिश्यू आर आइदर बीइंग ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स और गेट डिकम्पोज्ड बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस डायग्राम में जैसे समझोगे तो जो प्लांट टिश्यू रहते हैं जिनके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कुछ भी अगर खा रहे हैं, कोई प्लांट का कोई पार्ट खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं हम, ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, ठीक है। तो एनिमल्स ने क्या कर लिया, वो जो प्लांट्स है, ठीक है, उन प्लांट्स को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया है, या फिर अगर एनिमल्स ने भी कंज्यूम किया तो वो प्लांट एक दिन क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कार्बोहाइड्रेट्स उसके टिश्यू वगैरह बने थे, वो रिलीज हो जाएगी। दिख रहा है ना, ये वाला एरो क्या दर्शाना चाह रहा है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस से भी क्या होता है, CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, ठीक है। तो कार्बन साइकिल में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आती है, तो प्लांट के रेस्पिरेशन से, एनिमल के रेस्पिरेशन से, और ये डिकम्पोजिशन से। तो प्लांट का डिकम्पोजिशन होगा तो भी क्या होगा कि जो प्लांट के अंदर कार्बन था वो पूरा का पूरा वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। जितना उसने एटमॉस्फेयर से कार्बन लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, उतना वो वापस रिलीज भी कर देगा, ठीक है, स्टोर था कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में उसके पास, फाइन। फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज जैसे अगर देखोगे तो एनिमल्स जो हैं, ठीक है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स को उन्होंने खा लिया तो प्लांट्स के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी डिकम्पोज ना होते हुए एनिमल्स के पास में आ गया है, ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई है। तो ये हर्बीवोरस के पास आ गया या फिर डिकम्पोज हो गया। अब हर्बीवोरस के पास जो आया ना, तो द हर्बीवोरस कन्वर्ट सम ऑफ द कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिलीज इनटू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोरस कन्वर्ट सम ऑफ द कंज्यूम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमने कहां से लाए, अब हमारे अंदर नहीं बन रहा कार्बोहाइड्रेट, हमने प्लांट से लिया था, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो साइकिल में चल रहे हैं ना, प्लांट ने बनाया था कार्बोहाइड्रेट तो हमने ले लिया, हम कंज्यूम करेंगे, हम उसको रिलीज कर देंगे। हम रिलीज कैसे करेंगे, तो हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, हमने ऑक्सीजन इनटेक किया, और वो प्रोसेस जो होता है ब्रेकडाउन का फूड का, तो उससे हमने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को तो तोड़ दिया, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद में हमारे अंदर से क्या रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिलीज इनटू द एयर थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर द एनिमल डाइज। अब मान लो कि हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है रिलीज नहीं करे थे, ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, डेथ हो गई हमारी, फिर क्या होगा, तो वो तो सर हमारे पास ही रह गया, वो साइकिल में नहीं गया, तो साइकिल में अब कमी पड़ जाएगी, ठीक है, बैलेंस नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप कहाँ लेके जाओगे, ठीक है। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी है दुनिया में आपने करा है वो यहीं के यहीं रह जाना है, बस आपने क्या अच्छा करा है वो याद रखेंगे लोग। तो उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तक नहीं लेके जा सकते हो आप, क्यों, क्योंकि जो बच जाएगा तो वो डेड एनिमल्स के अंदर जो बचेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसे डिकम्पोज कर देंगे उस कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज किया, रिलीज क्या होगा, दी कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स then get oxidized into carbon dioxide and are returned to the atmosphere, ठीक है, और फिर से एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाते हैं वो। तो यही चीज को इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है अगर कार्बन साइकिल पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जैसे क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2 जो है कहां से आती है, प्लांट के रेस्पिरेशन के थ्रू, मैंने बताया कि प्लांट भी दिन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एनिमल के रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन जो है, तो डिकम्पोजिशन डेड रिमेन्स का हो रहा है, प्लांट्स का भी डिकम्पोजिशन हो सकता है ऐसे, ठीक है। रूट रेस्पिरेशन जो होता है, प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं दिन में, तो वो सॉइल रेस्पिरेशन सारा सबके थ्रू क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है, और इसे ही एसिमिलेट कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। ये कार्बन साइकिल का एक इमेज है। तो इसमें आपको मैंने एक चीज बता दी, और कार्बन कहां से ऐड ऑन हो रहा है, ये फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन जो हो रहा है उससे भी कार्बन ऐड हो रहा है। तो ये तो साइकिल मैंने आपको बताया बैलेंस, नेचर अपने आप में बहुत बैलेंस्ड था, वो तो वी दी ग्रेट ह्यूमन बींग्स वी हैव डिस्टर्ब द बैलेंस, तो वो वाला एक एस्पेक्ट और देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई है कि बायोजियो केमिकल साइकिल में आपने वाटर साइकिल समझा, और वाटर साइकिल के बाद में क्या समझा, एक कार्बन साइकिल समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है,
आगे अब ऑक्सीजन साइकिल को समझते हैं। तो देखो ऑक्सीजन साइकिल की जब हम बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो जुड़ा हुआ है कार्बन साइकिल के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे भी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब अगर जैसे आप देखोगे तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, लेकिन जो रिलीज कर रहे हैं वो रिलीज क्या करते हैं, ठीक है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों के साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, और वो क्या होता है एनवायरमेंट में जो घूम रहा है, तो उस पूरे साइकिल को ऑक्सीजन साइकिल में समझाया गया है, ठीक है, उस पूरे साइकिल को ऑक्सीजन साइकिल में समझाया गया है। तो दी ऑक्सीजन इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is involved in the oxidation of carbohydrates with the release of energy, carbon dioxide and water। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स कब निकल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन साइकिल में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स अपने पास तो रखते ही रखते हैं, उसी के साथ साथ में जैसे ह्यूमन बींग्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनका अगर जैसे हम देखेंगे, इनका जो ब्रेकअप होता है या फिर इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसके ऑक्सीडेशन के बाद से क्या निकलती है, एनर्जी। हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों खाते, ताकि हमें एनर्जी मिले ना, काम कर पाए हम, ठीक। तो वो जो ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर सिग्निफिकेंस देखोगे तो सबसे पहले तो क्या है कि लाइफ सपोर्टिंग गैस हो गई है, इंटेक करेंगे तभी जिंदा रह पाएंगे हम, ठीक है, तो वो चीज है। और ऑक्सीडेशन जब होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इट रिलीजेस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कार्बन साइकिल में चली जाती है। तो इस तरह से सारी गैसेस आपस में, सारे साइकिल जो है, तो साइकिल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। फाइन, तो अब ये जो ऑक्सीजन साइकिल की हम बात कर रहे हैं, द ऑक्सीजन साइकिल, इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक। क्यों कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है, इस चीज को समझिए यहाँ पे। तो ऑक्सीजन अकर्स इन नंबर ऑफ केमिकल फॉर्म्स एंड कॉम्बिनेशंस। ऑक्सीजन जो है ना, तो जैसे आप देखोगे कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, ठीक है, और भी इसी के साथ साथ में क्या है, अलग अलग केमिकल फॉर्म्स और कॉम्बिनेशंस में आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगी। इट कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रेट्स एंड विथ मेनी अदर मिनरल्स एंड एलिमेंट्स टू फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स सच एज आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर्स। जैसे अगर आप यहां देखोगे ना, अभी अभी आगे हम नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन के साथ में क्या करती है, एक तरह से कंबाइन होकर नाइट्रेट बनाती है, NO3। थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री याद है 10th क्लास की, ठीक है, तो केमिस्ट्री को भी थोड़ा याद रखना। तो इस तरह से क्या है, अच्छा एक चीज देखिए आपने, ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो ना तो फिजिक्स छूटता है, ना केमिस्ट्री छूटता है, ना बायोलॉजी छूटता है, सब पढ़ देते हैं हम एक साथ, ठीक है। इनफैक्ट हिस्ट्री भी आ जाता है इसमें कहीं कहीं। तो उस तरह से मतलब जैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं ना माउंटेन का, कि हाँ क्या क्या हुआ, तो हाँ कहाँ पे थे हम, यहाँ पे नाइट्रेट बन जाता है। मतलब ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है तो अलग अलग केमिकल फॉर्म्स और कॉम्बिनेशंस के साथ में क्या होता है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, H2O, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है किसने, हाइड्रोजन के दो एटम्स ने। तो आप यहाँ अगर जैसे देखोगे तो मच ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सवाल ये आता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं, और क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर ले रहे हैं उसका तो कार्बोहाइड्रेट बना दे रहे हैं प्लांट, ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, प्लांट को जो पानी मिलता है H2O, ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, उस पानी को यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो जो पानी है उसमें जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में। तो साइकिल में सारी चीजें ऐसे चलती रहती है जो आपको समझना है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटास के थ्रू, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी। फाइन, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये हमने ऑक्सीजन साइकिल को समझा। समझ में आ रहा है ऑक्सीजन साइकिल। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हम इनटेक भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उनके ब्रेकअप में, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन मतलब जो वाटर है, ठीक है, तो वाटर के वाटर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है उसके ब्रेकअप में भी क्या देखने को मिलता है, उसके ब्रेकअप से भी रिलीज होती है ऑक्सीजन। फाइन। अब जैसे सिंप्लीफाइड डायग्राम आप देखोगे तो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, और एक सिंपल साइकिल जो बनता है कि हाँ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। और इसीलिए क्या है, इसीलिए हम देखते हैं कि प्लांट्स भी जरूरी है अगर एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना है तो। क्यों? क्योंकि वही लाइफ सपोर्टिंग गैस जो है हमें प्रोवाइड करते हैं।
अगला नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कंफ्यूजिंग। नाइट्रोजन साइकिल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, और ठीक है 10th वगैरह में जैसे साइंस में पढ़ा है आपने, क्योंकि वो साइंटिफिक है, पूरा केमिस्ट्री है, ठीक है। कोशिश करेंगे ज्योग्राफी के टीचर भी उसको समझाने की, समझना। देखो तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन एंड इट्स इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो 78%, टू बी मोर प्रिसाइज 78.09, ठीक है, परसेंट गैस जो एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस है ना, तो उसका एक मेजर चंक जो है वो किसका बना हुआ है, नाइट्रोजन का। मतलब ओशियन वाटर और नाइट्रोजन क्या है, कजिन सिस्टर ब्रदर है। कैसे कि ओशियन वाटर भी कितना है लेकिन इस्तेमाल का है क्या, नहीं है, वैसे ही नाइट्रोजन भी मेजर कंस्टिट्यूएंट है। 78.009% इतना गैसेस जो है वो नाइट्रोजन से भरा पड़ा है। मतलब गैसेस जो है टोटल 100%, उसमें से इतनी गैसेस नाइट्रोजन की है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा ना कि क्या होता है कि ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन जो है कहीं भी चिपक जाती है, आयरन ऑक्साइड और ये वो सारा सब कुछ अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है, लेकिन यहां ऐसी कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, हाईली अनरिएक्टिव है वो। फाइन, तो ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक सर्टेन स्पीसीज ऑफ सॉइल बैक्टीरिया and blue green algae are capable of utilizing it directly in its gaseous form। तो जो नाइट्रोजन N2 है ना, ये इसे डायरेक्टली इस्तेमाल तो बहुत ही कम कर पाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये आप पॉइंट पढ़ोगे आपकी बुक का तो आपको समझ में आएगा कि 90% ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल। मतलब क्या है कि जो हमने आपको बताया कि ऐसे समझो, टोटल गैसेस जो है 100%, उस 100% में जैसे आप देखोगे तो 78% जो है, ठीक है, 78% क्या है, हमारी नाइट्रोजन है। और ये 78% नाइट्रोजन जो है, तो इसमें से भी 90% जो है, ठीक है, 90% नाइट्रोजन जो फिक्स होकर आ रही है। मतलब ऐसे तो नाइट्रोजन जो है इस फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जो फिक्स्ड नाइट्रोजन रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो आती है, वो 90% बायोलॉजिकल है। मतलब क्या है कि सिर्फ जो सर्टेन स्पीशीज सॉइल बैक्टीरिया और स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे जो है, यही कैपेबल है कि जो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, और वो उस गैशियस नाइट्रोजन को N2 को क्या करेंगे, फिर उसको वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस की और बात करें तो एक चीज और ध्यान आती है। देखो आप जैसे देखोगे विटामिन हो गए, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ये सारा सब कुछ कहां से निकल के आता है, ये सारा सब कुछ नाइट्रोजन से ही बनता है। मतलब बेस इनका नाइट्रोजन ही होता है। तो उस सेंस में नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन समस्या क्या है कि वो नाइट्रोजन अवेलेबल जो है, जैसे समुद्र का पानी बहुत है, लेकिन वो हमारे इस्तेमाल का नहीं है ना, तो वैसे ही क्या है, वैसे ही उसको फिक्स करना जरूरी है, ठीक है। जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको एक चीज समझना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, और उसे गैशियस फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ कुछ सॉइल बैक्टीरियाज, जिनका नाम, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, राइजोबियम होता है, ठीक है। तो कुछ सॉइल बैक्टीरियाज ही उसे क्या कर सकते हैं, उसके गैशियस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे जो होती है वो उसे गैशियस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्या है, बाकी उसे फिक्स करने के बाद ही हमारे प्लांट्स और हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज में आप क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हो, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। चलो नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं, थोड़ा सा हम नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर की अगर बात करें ना, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन मतलब जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, गैस के फॉर्म में जो है वो नहीं, तो वो कहां से निकल के आती है, द एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड प्लांट रूट्स ऑन द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन पोर्स स्पेस ऑफ द सॉइल। अब देखो क्या है, तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन चले गई, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन चले गई, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को क्या है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हो गए, एंड एसोसिएटेड प्लांट रूट्स, तो जैसे राइजोबियम हो गया, ठीक है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट रूट्स होती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो पल्सेस में भी कौन सी हो गई, तुअर की जो हम बात करते हैं, अरहर की दाल जो होती है ना, तो वो प्लांट्स क्या होते हैं जिनकी लेग्यूमिनस रूट्स होती है, नहीं शायद तुअर की नहीं होती, उसके अलावा सारी पल्सेस की होती है, ठीक है। तो चेक कर लेना इसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स किस किस प्लांट की होती है, ठीक है। तो उस सेंस में जैसे हम देखेंगे तो कुछ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम वगैरह जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो रहते हैं उनकी रूट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एसोसिएटेड प्लांट रूट्स ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन दी पोर स्पेसेस ऑफ द सॉइल, तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसमें, ठीक है। नाइट्रोजन कैन आल्सो बी फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 90%
नाइट्रोजन जो फिक्स की जा रही है एटमॉस्फेयर में वो बायोलॉजिकल होती है, मतलब उन्हें कौन कर रहा है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं वो फिक्स कर रहे हैं, या फिर ये जो बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम हो गए, ये फिक्स कर रहे हैं। तो 10% तो फिर भी क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में ही फिक्स हो रही है। तो 10% एटमॉस्फेयर में कौन फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन करता है, तो 10% जो है तो लाइटनिंग वगैरह जो होती है ना, तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल में एनर्जी चाहिए रहती है उस नाइट्रोजन को N2 को अलग करने के लिए, मतलब N2 को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिसे हम क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो लाइटनिंग वगैरह जो होती है ना, लाइटनिंग वगैरह जो होती है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देती है इस तरह से, अब वो केमिस्ट्री में चले जाएंगे बहुत ज्यादा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड होती है उसको तोड़ देती है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। तो ये चीज आपको समझना होगी यहाँ पे कि क्या होता है कि प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में क्या है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फाइन, वही क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन कैन आल्सो बी फिक्स्ड इन एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशंस। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जिससे आपको फ्री नाइट्रोजन मिल जाए। इन ओशियन सम मराइन एनिमल्स कैन फिक्स इट। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे की हमने बात करी, तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो भी क्या होती है, वो भी फिक्स कर देती है नाइट्रोजन को। तो दीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन, और इन्हीं के कारण नाइट्रोजन क्या होती है, फिक्स हो पाती है। फाइन, ये डायग्राम ध्यान रखना, अब इसके थ्रू आपको और आगे चीजें बताते हैं हम। तो जैसे अब क्या होता है कि अब नाइट्रोजन जो फिक्स हो जाती है ना, तो अब नाइट्रोजन आफ्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस नाइट्रोजन का क्या होगा, ठीक है, उस नाइट्रोजन को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेट देम, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेट देम। अब कैसे, तो नाइट्राइट बनता है, ठीक है, नाइट्राइट बनता है, जिसे अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रहते हैं, राइजोबियम वगैरह, वो काम करते हैं। वो काम करने के बाद क्या करते हैं, जैसे अमोनिया ये बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, उसके बाद में नाइट्राइट बनती है, ठीक है, नाइट्राइट बनती है। नाइट्राइट कौन सी वाली, तो ये नाइट्राइट्स, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया कैन इवन कन्वर्ट, मतलब ये नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, जो नाइट्रोजन था, ठीक है, उस नाइट्रोजन को क्या कर दिया, नाइट्राइट बना दिया, अमोनिया बना दिया, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो these can be used by the plants, ठीक है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो रहती है और तो वो क्या करती है, नाइट्राइट को नाइट्रेट बनाती है, ठीक है, NO3 नाइट्रेट बनाती है। एंड दीज नाइट्रेट्स कैन बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स इन्हें क्या कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अब क्या हो रहा है, देखो, ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेट इट, फिक्सेशन के बाद में नाइट्रोजन को ग्रीन प्लांट्स एसिमिलेट कर सकते हैं। हर्बीवोरस एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स इन टर्न कंज्यूम सम ऑफ इट। अब क्या होता है कि अब ये हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं ना, तो व्हेन दे आर फीडिंग ऑन प्लांट, तो कुछ कुछ खा लेते हैं। अब प्लांट को खाया, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन था, ठीक है, तो जैसे आप अमीनो एसिड वगैरह ये था, फाइन, विटामिन वगैरह होते हैं। तो प्लांट को कौन खा लेते हैं, हर्बीवोरस एनिमल खा लेते हैं। हर्बीवोरस को फिर क्या खा लेते हैं, जैसे हर्बीवोरस को हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर उस तरह से जो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन वाले केमिकल कंपाउंड की जरूरत रहती है हमारी, वो वहां से पूरी होती है। फाइन, फिर क्या होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जिसने क्या कर लिया, प्लांट्स ने और एनिमल्स ने नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, नाइट्रोजन को कैसे कंज्यूम कर लिया, तो जैसे हम देखा नाइट्रेट के फॉर्म में कंज्यूम कर लिया था प्लांट के थ्रू, ठीक है। तो अब जो उनकी डेथ हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि वापस वो सॉइल में चली जाएगी, ठीक है, वो नाइट्रोजन वापस सॉइल में चली जाएगी। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। तो अब जैसे आप काउडंग वगैरह देखेंगे तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो रहता है उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, तो फिर वो सॉइल में मिलने के बाद में सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया काम करते हैं और फिक्स करते हैं ना उसे। तो उसी तरह से क्या है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये क्या होता है कि ये जो पूरी नाइट्रोजन आई है ना, इनको फिक्स करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया वगैरह। तो डेड प्लांट्स जो है जिन्होंने कंज्यूम कर लिया था प्लांट के अंदर नाइट्रोजन था, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ क्या हो जाता है, वो सारा सब कुछ जैसे आप देखेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो काम करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन दी कन्वर्ट नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। सम बैक्टीरिया कैन इवन कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्राइट मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ऐसी चीज है नाइट्रिफिकेशन, क्या है कि जब नाइट्राइट जो होता है, ठीक है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं बैक्टीरियाज, तो वो नाइट्रिफिकेशन होता है। ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। तो सम बैक्टीरिया कैन इवन कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट that can be used again by green plants, और green plants इन्हें फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। There are still other type of bacteria capable of converting nitrates into free nitrogen, a process known as denitrification। अब क्या होता है, कुछ बदमाश
बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रेट बना है, जो एसिमिलेट किया जा सकता है प्लांट्स के द्वारा, जो कि क्या है, अच्छा नाइट्रोजन है, मतलब इसे यूज किया जा सकता है, उस नाइट्रेट को क्या कर देते हैं, उस नाइट्रेट को वापस क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन बना देते हैं, और इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन बना देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ध्यान रहेगा, नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या है, आप नाइट्राइट से नाइट्रेट बना रहे हैं, NO2 से NO3 बना रहे हैं, और NO3 जब बनेगा, ठीक है, जब नाइट्रेट बनेगा तब प्लांट्स इजीली असिमिलेट कर पाएंगे, ठीक है, प्लांट इजीली असिमिलेट कर पाएंगे, वो फूड चेन के थ्रू हमारे पास तक पहुंच पाएगा। लेकिन उस नाइट्रेट को कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्या कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है डीनाइट्रीफाई करके वापस से नाइट्रोजन बना देते हैं, बोलते हैं कि जाओ फ्री, मतलब आप क्या हो जाओ, आप फिर से वो हाईली अनरिएक्टिव गैस बन जाओ, ठीक है। अब आपको एक होमवर्क दे दें हम एक और, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं उनके एक दो के नाम बताना, ठीक है। और ये सारा सब कुछ हो गया हमारा किसके बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो जैसे आप देखोगे नाइट्रेट कंपाउंड जो रहते हैं, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है, लाइटनिंग वगैरह के थ्रू, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है तो वापस वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक। ये डायग्राम से ऐसा है कि जब नाइट्रोजन साइकिल पूछा है, टाइम कम है, तो फटाफट 4 बॉक्स याद रखें, उनके किधर से किधर एरो जा रहे हैं वो ध्यान रखना है, और बना सकते हैं आप लास्ट, ठीक है। देखो आई नो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच गया है, लेकिन हमने सारे बायोजियो केमिकल साइकिल जो है उन्हें एक साथ कवर करने की कोशिश की है। अब क्या है, अदर मिनरल साइकिल्स, ठीक है, अदर मिनरल साइकिल्स। तो जैसे अगर अभी तक आप देखोगे तो आपने स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था बायोजियो केमिकल साइकिल्स के बारे में, कि 2 तरह के बायोजियो केमिकल साइकिल होते हैं, गैसियस और टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो आपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो साइकिल्स पढ़े ना, तो इसमें आपने क्या देखा कि गैसेस से आप डील कर रहे थे, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, एट टाइम्स जैसे नाइट्रोजन के केस में देखा लिथोस्फेयर का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। अब मिनरल साइकिल में हम क्या करेंगे, हम सॉलिड मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है, सॉलिड केमिकल कंपाउंड्स की बात करेंगे, और उनका किस तरह से एक साइक्लिक वे में एटमॉस्फेयर में आना जाना लगा रहता है, बैलेंस बना रहता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो अदर देन कार्बन, ठीक है, अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बीइंग द प्रिंसिपल geochemical components of the biosphere, many other minerals also occur as critical nutrients for plant and animal life, ठीक है। तो ये जो आपने अभी तक पढ़ के आए हो ना, वो यही कहना चाह रहे हैं सिंपल सा, कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो सब है ही इंपॉर्टेंट जियोकेमिकल्स, ठीक है, जियोकेमिकल कंपोनेंट्स, लेकिन इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत जो रहती है प्लांट्स और एनिमल्स को, वो कुछ मिनरल्स से मिलती है, और वो जो मिनरल्स होते हैं वो भी एक साइक्लिक वे में क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक साइकिल में क्या रहते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर बने रहते हैं। कैसे, देखो, तो दीज मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड इनिशियली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू ये सारे आपको मिनरल्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको सिंप्लीफाई करते चलो, देखो समझते, ठीक है। दे यूजुअली ऑकर एज सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन सॉइल, वाटर और लेक्स, स्ट्रीम्स एंड सीज। तो अब जैसे हम देखते हैं फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सारा सब कुछ कहां मिलेगा आपको, सॉइल के अंदर मिलेगा। अब ये सॉइल क्या हो रहा है, जैसे कैल्शियम है तो सॉइल किस में डिसॉल्व हो गई, वाटर में, तो वाटर में कैल्शियम एड ऑन हो गया, ग्राउंड वाटर में चलेगी, तो हम कहीं कहीं देखते हैं ना, कुछ एरियाज में हम कहते हैं कि यहाँ के पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो वो पानी में कैल्शियम आ गया, पानी से कैल्शियम हम पी रहे हैं, हमारे पेट में चले गया कैल्शियम, पथरी हो गई, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि वो मिनरल्स जो है, वो मिनरल्स क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में अवेलेबल है एनवायरमेंट में, और एट टाइम्स वो क्या होता है, वो सॉल्ट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाते हैं सॉइल वाटर में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, सीज में, ठीक है। मिनरल सॉल्ट्स कम डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय वेदरिंग वेयर द सॉल्युबल सॉल्ट्स एंटर द वाटर साइकिल इवेंचुअली रीचिंग दी सी। अब क्या होता है, कुछ मिनरल सॉल्ट तो क्या है, डायरेक्ट सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ मिनरल सॉल्ट्स क्या है, डायरेक्ट सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया एक फॉर एग्जांपल, जो मुझे ध्यान आ रहा है अभी, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट सेडिमेंट्री प्रोसेस के थ्रू हमें समझ में आता है, जो हम कहते हैं क्या, काला नमक कहते हैं ना, वो क्या है, वो पत्थरों से निकलता है सीधा, ठीक है, वो पत्थरों से निकलता है। कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, जैसे कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपको कहां मिल रहे हैं, वो वाटर साइकिल वगैरह के थ्रू आपके फूड चेन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि हमें एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को रिक्वायरमेंट होती है ना इन मिनरल्स की, फिर क्या होता है, अदर सॉल्ट्स आर रिटर्न टू अर्थ सरफेस थ्रू सेडिमेंटेशन एंड आफ्टर वेदरिंग दे अगेन एंटर द साइकिल। और कुछ क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स इस तरह से अर्थ सरफेस पे आते हैं वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, और वो एक साइकिल के थ्रू क्या होते हैं, वापस सॉइल में चले जाते हैं, फिर वेदरिंग के थ्रू वापस बाहर आते हैं, तो ये सिस्टम चलता रहता है। अब क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर मिनरल रिक्वायरमेंट फ्रॉम मिनरल सॉल्यूशंस इन देयर एनवायरनमेंट
अदर एनिमल रिसीव देयर मिनरल नीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंज्यूम। अब जैसे रॉक सॉल्ट हो गया, तो कुछ मिनरल्स तो हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ मिनरल्स हम कैसे लेते हैं, कुछ मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस वगैरह ये हो गया, ये सारे मिनरल्स हम हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं। हमारी डाइट में कैसे, तो अब मैंने बताया कि वाटर जो है, ठीक है, सॉइल वाटर जो है, मतलब ग्राउंड वाटर जो, उसे प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और उस पानी के अंदर क्या आ गए, ये मिनरल्स आ गए, उन मिनरल्स को प्लांट ने स्टोर कर लिया है, प्लांट्स के थ्रू हमने कंज्यूम कर लिया और हम तक पहुंच गए। फाइन, फिर क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दी मिनरल्स आर रिटर्न टू द सॉइल एंड वाटर थ्रू द डिकम्पोजिशन एंड फ्लो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे, प्लांट्स ने उन्हें क्या कर दिया, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने पास ले लिया, प्लांट से हमने ले लिया, हमने भी कंज्यूम कर लिया, और हमारी डेथ के बाद में वो वापस क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और सॉइल में मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ मिनरल्स क्या है, एक पूरा साइकिल बनाते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स एक पूरा साइकिल बनाते हैं, और ये साइकिल क्या चलता रहता है, ठीक है, इस तरह से रिसाइकल होता रहता है सब कुछ। तो ये था पूरा बायो जियो केमिकल साइकिल। आई होप फाइनली आपको सारी चीजें समझ में आई है। तो देखो इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार स्नैप रिकैप कर लेते ताकि 2 मिनट में आपको सारी चीजें, इतना लंबा आपने वीडियो देखा है तो उसकी एक तरह से समराइज होकर मिल जाए। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, ठीक है, मतलब लाइफ जो है और अर्थ के जो कह सकते हैं जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होता है जो एक दूसरे की डिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग साइकिल्स जो चल रहे होते हैं, तो वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, गैशियस होते हैं और उसी के साथ साथ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो हमने क्या देखा, फिर हमने अलग अलग साइकिल्स को पढ़ा, तो हमने वाटर साइकिल्स के बारे में पढ़ा, कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो जिसमें देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। कार्बन साइकिल के बाद में फिर हमने और भी साइकिल्स को समझा, तो कार्बन साइकिल के बाद में जैसे नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लो आप, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बाद में ऑक्सीजन साइकिल की बात कर लो आप, फाइन, अदर मिनरल साइकिल्स की बात कर लो आप। तो हमने इन सारे साइकिल्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे पास में जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है एक, ठीक है, वो लास्ट टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।